स्टूडेंट्स, आज हम ऑस्टिन के प्रभुसत्ता के सिद्धांत की आलोचना पर चर्चा करेंगे। ऑस्टिन का जो वैधानिक प्रभुसत्ता का सिद्धांत है, वैधानिक दृष्टिकोण से यह स्पष्ट भी है और तर्कपूर्ण भी है, लेकिन फिर भी विद्वानों ने इसकी आलोचना की है और आलोचना में उन्होंने तर्क भी प्रस्तुत किए हैं। जो पहला तर्क है वो है प्रभुसत्ताधारी सदा निश्चित नहीं होता। ऑस्टिन ने क्या माना? प्रभुसत्ता किसी निश्चित सर्वोच्च व्यक्ति या व्यक्तियों की संस्था के पास होती है। तो जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि प्रत्येक राज्य में संप्रभु का निश्चित होना संभव नहीं है। जहां तक राजतंत्र की बात है, राजतंत्र में प्रभुसत्ता एक निश्चित व्यक्ति यानी राजा के पास हो सकती है, क्योंकि राजतंत्र में राजा ही सर्वोपरि होता है। राजा जो आदेश देता है उसका पालन समस्त जनता के द्वारा किया जाता है। राजा के आदेश के आगे नो अपील, नो दलील। लेकिन लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में जनमत या जनता की इच्छा ही सर्वोच्च शक्ति होती है और इसे स्पष्ट रूप से निश्चित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो संघात्मक शासन प्रणाली है, संघात्मक शासन प्रणाली में भी जो ऑस्टिन ने निश्चित संप्रभु बताया है उसका पता लगाना बहुत कठिन होता है। क्यों? क्योंकि संघात्मक शासन प्रणाली में जो कानून निर्माण की शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में बटी हुई होती हैं, तो दोनों में से कोई भी स्पष्ट रूप से संप्रभु नहीं होता। सेकंड है, इसमें कानून संबंधी ऑस्टिन की विचारधारा उचित नहीं है। ऑस्टिन ने क्या बताया कि कानून सर्वोच्च व्यक्ति द्वारा अपने से निम्न व्यक्ति को दिया गया आदेश है। आलोचक कहते हैं कि हमेशा से ही कानून सर्वोच्च व्यक्ति के आदेश के रूप में नहीं होते। कई बार जो कानून हैं समाज में बहुत लंबे समय से चली आ रही जो सामाजिक परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उन पर भी आधारित होते हैं। और लोकतंत्रीय युग में तो बहुत सारे जो कानून हैं प्रचलित रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित हैं। कोई भी शासक बेशक से कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हुआ हो, कभी भी रीति रिवाजों और परंपराओं को नष्ट करने का साहस नहीं जुटा पाया, क्योंकि रीति रिवाज और परंपराओं के पीछे लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, उनकी मान्यताएं जुड़ी होती हैं। राज्य के पास ना तो रीति रिवाजों को बनाने की शक्ति है और ना ही नष्ट करने की शक्ति है। थर्ड है, इसमें कानून का आधार शक्ति नहीं है। ऑस्टिन ने क्या माना कि कानून शक्ति पर आधारित है। ऑस्टिन कहता है कि लोग कानून का पालन इसलिए करते हैं कि उसका पालन ना करने से उन्हें दंड दिया जाएगा, माने दंड के भय से लोग कानूनों का पालन करते हैं। पर आलोचक कहते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो लोग हैं कानून की उपयोगिता के कारण उसका पालन करते हैं। आलोचक कहते हैं कि समाज में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जो केवल दंड देने के भय से ही कानून का पालन करते हों। अधिकतर लोग कानून का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि कानून उनकी सामूहिक इच्छा का प्रतीक होता है। वो कानून को अपने लिए लाभदायक मानते हैं, उपयोगी मानते हैं, इसलिए उसका पालन करते हैं। नेक्स्ट, संप्रभु की शक्ति निरंकुश एवं असीमित नहीं हो सकती। ऑस्टिन ने क्या माना? संप्रभु निरंकुश होता है और उसके पास असीमित शक्तियां होती हैं। लेकिन कानूनी पक्ष से तो ठीक है कि ये संप्रभु निरंकुश भी हो सकता है, असीमित शक्तियां भी उसके पास हो सकती हैं, लेकिन आलोचक कहते हैं कि व्यवहार में कोई भी संप्रभु निरंकुश और असीमित शक्ति का प्रयोग कर ही नहीं सकता, क्योंकि हर संप्रभु पर या हर संप्रभु की जो शक्ति है उस पर कुछ नैतिक प्रतिबंध भी होते हैं, कुछ व्यवहारिक बंधन भी होते हैं, रीति रिवाजों के बंधन भी होते हैं, और कोई भी संप्रभु जनमत का अपमान भी नहीं कर सकता। और साथ ही साथ जो वर्तमान समय है, जिसे कि अंतरराष्ट्रवाद का युग कहा जाता है, इसमें हर राष्ट्र एक दूसरे पर निर्भर है, तो सभी जो राज्य हैं अंतरराष्ट्रीय कानून से भी बंधे हुए हैं, वो भी उन पर प्रतिबंध है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते भी करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नियमों को भी मानते हैं, उनका उल्लंघन करने का साहस भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, प्रभुसत्ता अविभाज्य नहीं है। ऑस्टिन ने क्या माना कि जो प्रभुसत्ता है उसे बांटा नहीं जा सकता, बट गई तो फिर उसकी संपूर्णता समाप्त हो जाएगी, वो प्रभुसत्ता नहीं रहेगी। तो ऑस्टिन के इस विचार का विरोध संघवादी भी करते हैं और बहुवादी भी करते हैं। संघवादी कहते हैं कि संघात्मक शासन प्रणाली में
प्रभुसत्ता बटी हुई होती है केंद्र में और राज्यों में। जो कानून निर्माण की शक्ति है वो केंद्र और राज्यों में बटी हुई होती है। चाहे हम भारत की बात करें, चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, दोनों जगह संघात्मक शासन प्रणाली है। तो वहां पर प्रभुसत्ता ना तो केंद्र के पास है पूरी तरह से और ना ही राज्यों के पास है। संविधान ने केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया है। दोनों ही जो तरह की सरकारें हैं, केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारें, अपने अपने निश्चित क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से शक्तियों का प्रयोग करती हैं और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप भी नहीं करती। इसी तरह से ही एक अन्य विद्वान ने ये भी माना कि जैसे कानून निर्माण संबंधी शक्तियां विधान पालिका के पास होती हैं, कानून को लागू करने की शक्ति कार्यपालिका के पास होती है, न्याय करने की शक्ति न्यायपालिका के पास होती है। तो एक संप्रभु हो गया कानून निर्माण करने वाला, एक संप्रभु हुआ एक व्यक्ति या समूह कानूनों को लागू करने वाला, और तीसरा संप्रभु हो गया न्यायिक संप्रभु। नेक्स्ट है इसमें बहुलवादियों द्वारा इस सिद्धांत का खंडन। बहुलवादी कहते हैं कि हर राज्य में मानव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और जीवन के अन्य पक्षों के विकास के लिए अनेक तरह की संस्थाएं होती हैं और मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूरी भी हैं। ये मानव जीवन के सभी पहलुओं से जुड़े हुए जो अलग अलग समुदाय हैं या अलग अलग संगठन हैं, ये सभी भी व्यक्ति के विकास के लिए उतने ही जरूरी हैं जितना कि राज्य। राज्य भी इन सभी संगठनों में से, सभी समुदायों में से मात्र एक संगठन या एक समुदाय है। तो अकेले इसे ही सर्वोच्च शक्ति प्रदान करना अपने आप में उचित नहीं है। नेक्स्ट है सिद्धांत संबंधी इंग्लैंड का उदाहरण उचित नहीं। ऑस्टिन ने ये जो सिद्धांत दिया इसकी व्याख्या करते हुए उसने इंग्लैंड का उदाहरण दिया। ऑस्टिन कहता है कि इंग्लैंड में जो मतदाता है अपने समस्त अधिकार बिना शर्त के अपने प्रतिनिधियों को सौंप देता है। माने जब कॉमन सदन के चुनाव होते हैं, मतदाता कॉमन सदन के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं और शासन संबंधी जो अपना अधिकार है वो कॉमन सदन के लिए जो अपने प्रतिनिधि वो चुनते हैं उनको सौंप देते हैं। और ऐसे में फिर ये जो कॉमन सदन है ये लॉर्ड सदन और सम्राट के साथ मिलकर किसी भी तरह के कानून का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ तक कि वो ऐसा भी कोई कानून बना सकते हैं कि लोगों को उनके मतदान के अधिकार से भी वंचित कर सकते हैं। तो ऑस्टिन कहते हैं कि इंग्लैंड में जो प्रभुसत्ता है सम्राट सहित संसद में निहित है। और ऐसे में यदि इसे भी हम गहराई से देखें तो इंग्लैंड में जो प्रभुसत्ता है, ठीक है कि सैद्धांतिक रूप से सम्राट सहित संसद में निहित है, लेकिन इसका जब हम विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि जो संसद के दो सदन हैं, ऊपरी सदन लॉर्ड सदन, निम्न सदन कॉमन सदन, जो शक्तियां हैं कानून निर्माण संबंधी शक्तियां वो कॉमन सदन के पास ज्यादा है। कॉमन सदन बहुत अधिक शक्तिशाली है, लॉर्ड सदन शक्तियों के मामले में शून्य है और सम्राट उसके पास वीटो पावर है लेकिन वो वीटो पावर का प्रयोग नहीं करता। तो एक तरह से वहां कॉमन सदन या कह सकते हैं मंत्रिमंडल का अधिनायकवाद है। और दूसरी तरफ ऑस्टिन ये भी कहता है कि इंग्लैंड में प्रभुसत्ता सम्राट से संसद के पास तो है, लेकिन जब संसद को भंग कर दिया जाता है तो प्रभुसत्ता कुछ समय के लिए मतदाताओं के पास आ जाती है। अब एक तरफ तो ऑस्टिन कहता है कि प्रभुसत्ता जन समूह में निवास नहीं कर सकती, वो निश्चित और स्पष्ट होनी चाहिए। जनमत, जन समूह, समस्त जनसंख्या ये अपने आप में एक संगठन नहीं होते। और दूसरी तरफ खुद ही वो ये कहता है कि जब संसद भंग हो जाती है, प्रभुसत्ता मतदाताओं के पास आ जाती है, तो ये एक तरह का विरोधाभास है कि एक तरफ कहते हैं कि संप्रभु निश्चित होना चाहिए, दूसरी तरफ ऑस्टिन ये कहता है कि प्रभुसत्ता थोड़े समय के लिए मतदाताओं के पास चली जाती है। तो वास्तविक स्थिति क्या है कि जो ऑस्टिन है वो वैधानिक प्रभुसत्ता और राजनीतिक प्रभुसत्ता में भेद नहीं कर पाया, वो दोनों को इकट्ठा ही एक जगह रख देता है, जिसके कारण उसके जो विचार है उनमें परस्पर विरोधाभास उत्पन्न हो गया है। नेक्स्ट है यह सिद्धांत अपूर्ण है। अपूर्ण किस लिए है कि ऑस्टिन ने केवल वैधानिक प्रभुसत्ता का वर्णन किया है, इससे आगे प्रभुसत्ता के सिद्धांत का उसने विश्लेषण करने का प्रयास ही नहीं किया। वैधानिक प्रभुसत्ता के पीछे कुछ ऐसी
शक्तियां होती हैं जो वैधानिक संप्रभुता को प्रभावित करती हैं। ऐसी शक्तियां हैं जिनके आगे वैधानिक संप्रभु को झुकना पड़ता है, और राजनीतिक प्रभुसत्ता का अस्तित्व लोकतंत्र में सबसे ज्यादा प्रभावी माना गया है। बहुत बार राजनीतिक प्रभुसत्ता के आगे वैधानिक प्रभुसत्ता को झुकना पड़ता है, और ऑस्टिन ने राजनीतिक प्रभुसत्ता के महत्व को न समझा न जाना। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत भयानक है। ऑस्टिन का ये जो सिद्धांत है ये निरंकुशवाद को जन्म देता है कि शासक को, जो संप्रभु है, उसको निरंकुश और असीमित प्रभुसत्ता प्राप्त है। वो जो कानून बनाएगा उसका पालन समस्त समाज को करना होगा। असीमित शक्तियां तो मानवता को युद्ध में धकेलेंगी और उससे मानवता का कोई हित होने वाला नहीं है। तो ऐसे में जो आधुनिक अंतर्राष्ट्रवाद का युग है उसमें किसी भी राज्य का जो निरंकुशवाद है वो समस्त विश्व के लिए भी घातक हो सकता है। और दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रवाद का ये जो युग है इसमें सभी राज्य एक दूसरे पर निर्भर हैं और अपना निर्वाह करने के लिए उन्हें एक दूसरे के साथ संधियां समझौते भी करनी पड़ती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य भी बनना पड़ता है। तो ऐसे में जो ऑस्टिन का जो प्रभुसत्ता का सिद्धांत है ये वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं लगता, ऐसा आलोचक मानते हैं। अब हम जानेंगे कि जब इस सिद्धांत की इतनी आलोचना हुई है तो फिर इसका महत्व क्या है। ऑस्टिन का ये जो वैधानिक प्रभुसत्ता का सिद्धांत है ये पूरी तरह से उचित भी है और तर्कपूर्ण परिभाषा है। ऑस्टिन एक वकील था और उसने प्रभुसत्ता संबंधी जो सिद्धांत पेश किया वो एक वकील की दृष्टि से पेश किया। हर राज्य में, हर देश में एक सर्वोच्च वैधानिक शक्ति होती है जिसे कानून निर्माण का अधिकार होता है और उसके बनाए कानूनों को न्यायालय भी मान्यता देता है। अब वर्तमान युग में चाहे राजनीतिक प्रभुसत्ता और जन प्रभुसत्ता का सिद्धांत प्रचलित है, लेकिन न्यायालय इन प्रभुसत्ताओं को स्वीकार तो नहीं करते। न्यायालय मान्यता किसे देते हैं? केवल और केवल वैधानिक प्रभुसत्ता को। तो वैधानिक दृष्टिकोण से ऑस्टिन का सिद्धांत वर्तमान समय में भी अपने आप में पूर्ण दिखाई देता है, उसमें कोई कमी दिखाई नहीं देती। तो रही बात ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचना के बारे में, तो ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचना कई गलत आधारों पर हुई है। जैसे फर्स्ट इसमें आ जाता है संघवादियों द्वारा और बहुलवादियों द्वारा की गई आलोचना। संघवादियों ने क्या माना कि संघात्मक शासन प्रणाली में कानून निर्माण संबंधी जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बटी हुई होती हैं, इसलिए प्रभुसत्ता दोनों में से स्पष्ट रूप से किसी के पास नहीं होती। जबकि वास्तविक स्थिति क्या है? केंद्र और राज्य सरकारों में शक्तियां विभाजित बेशक होती हैं, लेकिन प्रभुसत्ता का एक इकाई के रूप में केवल राज्य के पास होना ही एक विशेष लक्षण है। दूसरी आलोचना बहुलवादियों की, जिन्होंने ये कहा कि मानव के विकास के लिए मानव जीवन के जो अन्य पहलू हैं, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, उनसे जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं उनके पास भी प्रभुसत्ता होनी चाहिए। राज्य भी उन संस्थाओं जैसी एक संस्था है, एक समुदाय है। मान लिया यदि सबको उनके हिस्से की प्रभुसत्ता दे दी गई, धार्मिक समुदाय, आर्थिक समुदाय, सामाजिक समुदाय, तो होगा क्या? उनमें जो परस्पर झगड़े होंगे उनका निपटारा कौन करेगा? कौन सीमा रेखा निर्धारित करेगा कि कौन सी शक्ति कौन से संगठन या समुदाय के पास जाएगी? माने एक अव्यवस्था स्थापित हो जाएगी और जो सामाजिक जीवन है उसकी शांति पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाएगी। सभी समुदायों को बिल्कुल समानता के स्तर पर नहीं रखा जा सकता। कोई ना कोई ऐसी सर्वोच्च शक्ति होनी जरूरी है जो सब पर नियंत्रण स्थापित करे और समाज में सामंजस्य स्थापित करे। दूसरी इसकी आलोचना हुई है वैधानिक दृष्टि से प्रभुसत्ता के निरंकुश और असीमित आधार पर। आलोचकों ने यह कहा कि जो प्रभुसत्ता है वो निरंकुश नहीं हो सकती, असीमित नहीं हो सकती, उस पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, नैतिक, धार्मिक, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के बंधन। ठीक है, ये सारे बंधन होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे जो बंधन हैं ये व्यवहारिक हैं, वैधानिक नहीं है, कानूनी नहीं है। नैतिकता के बंधन, उनके पीछे कोई कानून की शक्ति नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उसका पालन यदि कोई राज्य नहीं करता तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसी राज्य को कोई दंड नहीं दे सकता। इसी तरह से लोगों द्वारा कानूनों का पालन करवाने में दंड देने की शक्ति का जो महत्वपूर्ण प्रभाव है। ऑस्टिन ने कहा कि लोग कानूनों का पालन इसलिए करते हैं ताकि वो दंड से बच सकें। तो
ऐसे में आलोचकों ने यह कहा कि नहीं, कानूनों का पालन लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो कानूनों की उपयोगिता को समझते हैं। ऐसा नहीं है। बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिनका पालन लोग डर से करते हैं। ठीक है, बहुत सारे कानून ऐसे भी हैं जिनका पालन जनता स्वाभाविक रूप से करती है, वो उनके लिए उपयोगी है। फिर वो बहुत सारे कानून ऐसे भी हैं जिनका पालन जनता स्वाभाविक रूप से नहीं करती, केवल दंड के भय से करती है। जैसे उदाहरण के लिए रोड सेफ्टी, ये रोड रूल्स जो हैं, ट्रैफिक रूल्स हैं, इसी तरह से इनकम टैक्स है। ये कोई भी अपने मन से इन कानूनों का, इस तरह के कानूनों का पालन नहीं करना चाहता, लेकिन दंड के भय से सारी जनता इनका पालन करती है। और लास्ट जो इसमें है कि ऑस्टिन के समय जो जन प्रभुसत्ता और राजनीतिक प्रभुसत्ता का सिद्धांत अभी जन्म ले रहा था। आलोचकों ने क्या कहा कि ऑस्टिन ने जन प्रभुसत्ता की अनदेखी की, राजनीतिक प्रभुसत्ता की अनदेखी की। ऑस्टिन ने यह सिद्धांत कब दिया? 1832 में। और 1832 में राजनीतिक प्रभुसत्ता और जन प्रभुसत्ता का सिद्धांत अभी अस्तित्व में ही नहीं आया था। जन प्रभुसत्ता और राजनीतिक प्रभुसत्ता का जो सिद्धांत है ये 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के आरंभ में शुरू हुआ। तो जब ये सिद्धांत अस्तित्व में ही नहीं आए थे और ऑस्टिन के समय में राजतंत्रीय शासन प्रणाली थी, तो उस समय के हिसाब से उसने ये सिद्धांत दिया जो कि अपने आप में पूर्ण था। आलोचकों ने ऑस्टिन का जो सिद्धांत है उसको जो आलोचना का शिकार बनाया, वो वर्तमान युग की जो परिस्थितियां हैं उसके आधार पर बनाया। जबकि ये जो सिद्धांत है जब दिया गया था उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप ये एकदम से निश्चित और स्पष्ट और सटीक सिद्धांत था। इसकी जो आलोचना हुई है वो ज्यादातर गलत समझ और गलत धारणा के आधार पर हुई है। धन्यवाद।